हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करी थी इन अ गुड वे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, इस वे में स्टार्ट की थी जहां हम प्रागैतिहासिक काल को समझ चुके हैं कि वहाँ पे कोई रिटर्न एविडेंस हमें नहीं मिला। हमें सिर्फ औजार के रूप में पत्थर के औजार मिले हैं, उसके बाद लकड़ी के मिले, उसके बाद हड्डियों के मिले। हमने उसका टाइम पीरियड देखा कि प्रागैतिहासिक काल को भी हम अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण युग में देखेंगे। पूरा पाषाण भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहले वाला जिसको हम प्री पुषाण काल भी बोल देते हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्राचीन पुरातत्व पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, फिर हम उसके बाद कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। ये भी हम चीज़ समझ चुके हैं। हमने फिर टाइम पीरियड देखा कि पूरा पाषाण युग 20 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व था, और नव पाषाण काल 8,000 से हमारा 2,000 ईसा पूर्व था। और आगे तो फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो हमने पूरा पाषाण काल का ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया था। सिर्फ हमारा जो रह गया था वो रह गया था कि कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे हमें भारत में उसके एविडेंस मिले हैं। उसको एक वैसे बता दिए थे कहाँ कहाँ मिले हैं, बट एक एग्जैक्टली होता है ना, वो चीज़ रह गई थी। तो वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में मिले प्रमुख साक्ष्यों में पहले आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हम सबको पता है मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, गुफा चित्र। और एक चीज़ याद रखना, भीमबेटका की गुफा में आपको मध्य पाषाण काल के भी मिलेंगे साक्ष्य, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। भीमबेटका, यहाँ से हमें गुफा चित्र मिले, मानव जीवन मिला, मानव जीवन और उनकी जो उन्होंने प्रे किया यानी कि जो शिकार किया, उन सब के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। और यह स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित है। अगर हम इसकी चित्रकारी की बात करें तो एक तो काला रंग कोयला इन्होंने यूज़ किया, एक मिट्टी इन्होंने यूज़ की, और एक इन्होंने पौधों का रस यूज़ किया इन चित्रकारियों को करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो भीमबेटका हो चुका कवर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नर्मदा घाटी। देखिए आज हम डायरेक्ट क्यों लगे हैं, क्यों नहीं मैं आपको समझा रही कि ये था वो था, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया कि कहाँ क्या था, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे मानव जीवन निरंतर उसमें एक डेवलपमेंट की उसमें सीढ़ी पे चढ़ा, कैसे कैसे ग्रो किया, कौन कौन सी प्रजातियां आई, जैसे होमोसेपियंस थे या जो भी था, ठीक है। कैसे कैसे उन्होंने ग्रो किया, वो सब हम लास्ट में कर चुके हैं। तो अब हम सीधा करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ये भी आपकी किस में है, एमपी में। यहाँ से हमें क्या मिला था, आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले थे हमें यहाँ से, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। यह भारत में मिला सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। फिर उसके बाद देखिए, तमिलनाडु में है एक जगह, कौन सी, अथिरम पक्कम। अथिरम पक्कम, यहाँ से जो हमें औजार मिले हैं वो 16 लाख साल पुराने मिले हैं, यानी कि 16 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। यह भारत में पूरा पाषाण की सबसे प्राचीन उपस्थिति का प्रमाण है। बेलन घाटी जो आपका यूपी में है, यहाँ से प्रारंभिक से उत्तर पूरा पाषाण काल। देखो इस चीज़ को याद रखना, उत्तर पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, यानी कि जो फाइन आप कह सकते हो ना, सूक्ष्म औजार, वो नुकीले पत्थर, स्क्रैपर, ब्लेड आदि के रूप में इनके साक्ष्य मिले। कहाँ से, बेलन घाटी से। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका कर्नाटक में हुनसगी। हुनसगी से हमें ये देखो 2 तरह के पत्थर यूज़ करते थे, एक तो फ्लिंट, एक क्वार्ट्जाइट। हुनसगी से हमें क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने औजार मिले हैं, और यह स्थल बताता है कि यहाँ के लोग स्थानीय पत्थरों से औजार बनाते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंघमपुर और दरिया खान का टेकरी, जो आपका किसमें है, यूपी में है। कौन सा एरिया, सिंघमपुर और दरिया खान का टेकरी, या दरिया खान की टेकरी कह दो इसको। यहाँ से पत्थर के साथ कुल्हाड़ी, छेनी आदि औजार मिले। अगर आपको आ जाए हैंडेक्स और छेनी वगैरह कहाँ से मिली है तो हम कह देंगे यूपी से। वैसे इसको आप बेलन घाटी से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट बेलन घाटी से नहीं करोगे तो आप अच्छा होगा, इसको आप हथनौर से कर सकते हो, ठीक है, हथनौर से।
हथनौर से भी मत करना भाई, इसको आप सिंघमपुर ही रहने दो, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाई चांस एग्जाम में, क्योंकि अब एग्जाम में आपको वो पुरानी चीज़ें नहीं आती, अब आपसे नई नई चीज़ें पूछी जाती है मॉडरेट टू हार्ड, तो उसके लिए आप सिंघमपुर ही याद करो, बस ये याद रखो कि ये यूपी में है। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, लिंगसुगुर कर्नाटक। लिंगसुगुर कर्नाटक से हमें क्या मिला है, भीमबेटका के सिमिलर ही हमें गुफा मिली है, सिमिलर टू भीमबेटका, जिसमें चित्रकारी और मानव गतिविधियों के भी संकेत मिले हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है, लिंगसुगुर कर्नाटक से मिला है। भीमबेटका के जैसी ही एक गुफा मिली है। पैगूर तमिलनाडु, पैगूर तमिलनाडु से यहाँ से हमें पत्थर के औजार और उत्तर पुरापाषाण काल के हैं वो, यानी कि वही फाइन वाले सूक्ष्म वाले, ठीक है, ब्लैडर वगैरह टाइप के। सोन घाटी, बिहार और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाता है सोन घाटी, यहाँ से हमें फ्लेक्स टूल और हाथ की कुल्हाड़ियाँ मिली है, हैंडेक्स, मैंने कहा था ना आपको हैंडेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स टूल, ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है। कहाँ से, सोन घाटी, बिहार और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे बनती है, वहाँ से मिले हैं। फिर देखिए डिंडवाना राजस्थान, डिंडवाना राजस्थान में ये सबको पता है, थार मरुस्थल के पास स्थित यह स्थल जहाँ से कई पुरापाषाण औजार पाए गए हैं, आपके पहले के भी मिले हैं, मध्य के भी मिले हैं और उत्तम के भी मिले हैं, यानी कि बड़े बड़े बेढंगे भी मिले हैं, फाइन भी मिले हैं, खुरचनी टाइप के भी मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज मध्य पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब जैसे जैसे इंसान की ग्रोथ हो रही है, मानव की ग्रोथ हो रही है, वो डेवलप करता जा रहा है। जैसे उन्होंने आग की खोज कर ली थी बट उन्हें आग का यूज़ करना नहीं आया, अब वो मध्य पाषाण काल में क्या करेंगे, आग का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया क्या, छोड़ो इस चीज़ को, आप ध्यान दो। अब मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो आपकी मेसोलिथिक एज है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो जो आपकी पैलोलिथिक एज थी यानी कि आपका जो पूरा पाषाण काल था, वहाँ आग का ये घुमंतु जीवन जीते थे। एक तो घुमंतु जीवन जीते थे, घूमते घूमते अफ्रीका से कहाँ पहुँच गए थे, एशिया और यूरोप में पहुँच गए थे। घुमंतु जीवन के साथ इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था, बट इनको ये नहीं पता था कि आग का यूज़ कैसे करते हैं, वो ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी, यानी कि मध्य पाषाण काल में होएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल का जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, यानी कि जो आपके मेहरगढ़ से आपको एविडेंस मिले थे अनाज के, वो वाला टाइम पीरियड। ठीक है, यह काल शिकार और कृषि के बीच का एक संक्रमण काल कहलाता है, यानी कि शिकार और कृषि के बीच का, यानी कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा ये पता चल गया था कि भी सीड से भी खेती होती है, लास्ट में जाके पता चला था पर इनको। इस काल में मानव ने छोटे छोटे और धारदार सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रोलिथ्स, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मीन्स क्या होते हैं, छोटा, लिथ्स मतलब औजार हो गया आपका। इस टाइप का इन्होंने औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे धारदार। माइक्रोलिथ्स का प्रयोग बाण, भाले, तीर, चाकू आदि बनाने में किया जाने लगा। ठीक है, बाण हो गए आपके, चाकू हो गए, तीर हो गए, भाले हो गए, ये सब इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मध्य पाषाण काल में पहली चीज़ क्या हुई थी, आपसे आ जाए क्वेश्चन कि ये बताओ आदि मानव ने कुत्ते को कब पालतू बनाया, यानी कि अपना जानवर पालतू पशु कब पालना स्टार्ट किया, हम क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल में किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मनुष्य के कुत्ते का सबसे पहले पालतू बनाया जाना मध्य पाषाण काल में हुआ। इस काल में मनुष्य ने अस्थायी झोपड़ियाँ, यानी कि एक जगह पे जब तक वहाँ ख़त्म नहीं होता था तब तक वहाँ ये रह के खाना वाना खा रहे थे, अपने जानवर पाल रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। कच्चे मकान बनाना शुरू किया मध्य पाषाण काल में। लोगों ने, मनुष्य ने अस्थियाँ बोल रही हूँ, अस्थायी झोपड़ियाँ और कच्चे मकान बनाना शुरू कर दिए थे। मकान ये ऐसे नहीं बनाते थे कभी आज के दिन, भाई तुम ये सोचो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिला है तो ये लोग भी नहीं, जैसे पत्थर से ऐसे जोड़ जोड़ के इन्होंने घर बना लिए अपने अस्थायी से। भीमबेटका, मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका के हमें पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं कि गुफाओं में इस काल की चित्रकलाएं हमें मिली हैं कि भाई कुत्ते को पालतू बनाया जाना,
इस चीज का वहां पे साक्ष्य मिला है। गुफा चित्रों में मानव के जानवरों का शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। इस काल में मानव ने क्या किया, देखो, एक तो कुत्ता पालना स्टार्ट किया, दूसरा मछली शिकार करनी स्टार्ट किया, यानी कि मछली पकड़ना स्टार्ट किया, पक्षी पकड़ना स्टार्ट किया। ये 3 चीज़ याद रखना आप, क्या क्या, कि कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्ता पालतू पशु बनाया, मछली को पकड़ना यानी कि उनका शिकार करना सीखा इन लोगों ने, तीसरा इन्होंने पक्षी को भी पकड़ना शुरू किया। यहाँ पे ये चीज़ आप समझना। मध्य पाषाण काल में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और नम हो गई थी, जबकि हमारे पूरा पाषाण काल को हम आइस एज के नाम से जानते हैं, यानी कि बर्फ से ढकी हुई जगह के नाम से। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, देखो, टेम्परेचर में चेंज आया, तभी एक युग में चेंज आया। ठीक है, पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में आ गए ये लोग। तो वैसे ही अब यहाँ पे जलवायु कैसी थी, अपेक्षाकृत गर्म और नम हो गई थी। जलवायु परिवर्तनों से जंगल और घास के मैदानों का भी विस्तार हुआ। ठीक है, बर्फ से भी तो जल जाता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर, उसको एक ढंग का टेम्परेचर मिलेगा तो घास अपने आप ग्रो होती है, जंगल भी अपने आप ग्रो होते हैं। जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार किस में हुआ भाई, मध्य पाषाण काल में हुआ। वनस्पति और पशुओं की अधिकता ने भोजन संग्रह में सहायता की, यानी कि अब इन्होंने घुमंतु जीवन जीना थोड़ा कम कर दिया। भारत में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से, एक तो आपका बागोर राजस्थान हो गया, ठीक है, और जबकि डिडवाना किसका था, राजस्थान का डिडवाना पूरा पाषाण काल का था, इस चीज़ को याद रखना। और बागोर राजस्थान का क्या था, मध्य पाषाण काल का। आहार राजस्थान, दमदमा या महदहा बोल दो जिसको आप, दमदमा, दमदमा झील मत कर देना भाई हरियाणा वाले, दमदमा और महदमा, महदहा जो आपके किस में है, यूपी में। तेरी और लांगसाई, तेरी और लांगसाई आंध्र प्रदेश में, तेरी और लांगसाई। देखो, लांगसाई से आपको पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और मध्य पाषाण काल के भी मिले हैं, तेरी और लांगसाई। बागोर, बागोर से पशुपालन और आग के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। हमें यहाँ से क्या मिले हैं, आग, पशुपालन और आग के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव झुंड में रहता था, थोड़ा थोड़ा इनका सामाजिक संगठन के संकेत आने लगे थे भाई इस युग में। जैसे मृतकों को दफनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है, लकड़ी और हड्डी से बने औजारों का भी प्रयोग हुआ है। देखो, वहाँ तो पत्थर का औजार ज़्यादा आया था, अब यहाँ पे पत्थर छोड़ दिया, अब इन्होंने लकड़ी को पकड़ लिया और हड्डी को पकड़ लिया, क्योंकि दे आर ग्रोइंग, उस टाइम ये ग्रो कर रहे थे, सॉरी दे आर कह रही हूँ मैं, दे वर ग्रोइंग। ठीक है, उस टाइम ये ग्रोथ कर रहे थे अपनी। इस काल में कुछ स्थलों से धान, गेहूं आदि के बीजों के अवशेष मिले हैं, जैसे आपका मेहरगढ़ हो गया, और आपका जो कौन सा एरिया है यूपी का, आलमगीरपुर हो गया। आलमगीरपुर को उसमें मत लेना भाई आप, आजमगढ़ कह दो, आजमगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ हो गया और ये सब चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ से ये धान, गेहूं आदि के बीजों के अवशेष हमें मिलने स्टार्ट हो गए थे। कृषि की शुरुआत इसी काल के अंतिम चरण में हुई थी। मैंने आपको बोला था कि इसके बिल्कुल लास्ट पीरियड में इनको ये पता चल गया था कि भाई बीज से भी खेती हो सकती है। ठीक है, तो कृषि के शुरुआती काल में इनको मतलब कृषि की शुरुआत, इनका जो मध्य पाषाण काल का लास्ट पीरियड था, वहाँ पे इनको पता चल गया था नदी घाटी और झीलों के किनारे बसावटें स्टार्ट हो चुकी थी कि भी पानी की तलाश में भी दूर ना जाना पड़े। और भाई जहाँ पानी है वहाँ पे इनका भाई फसल लगा लो या जो इनको खाने को चीज़ मिली थी वो अच्छे से ग्रो करती है। बंजर भूमि पे जाके ये लोग क्या करेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का युग भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, छोटे पत्थरों का युग। और इसमें सूक्ष्म औजारों का प्रयोग अधिक हुआ। इस युग में सूक्ष्म औजार, बड़े जो औजार थे पत्थर में बड़े औजारों से घिसकर बनाए गए थे। बताया था ना कि फाइन चीज़ तो खुरचनी तो उसी टाइम स्टार्ट होगी थी, लेकिन अब ये और भी इसको फाइन बनाने लगे। जैसे आपका भाला हो गया, तीर हो गया। घर्षण तकनीक, ग्राइंडिंग टेक्निक उस टाइम पहली बार इस काल में स्टार्ट हुई, घर्षण तकनीक।
ठीक है। बागोर जो आपका राजस्थान का एरिया है, यह वह पहला स्थान है जहां पर पालतू जानवरों के प्रमाण मिले। इस चीज़ को याद रखना, बागोर राजस्थान में पालतू जानवरों के सबसे पहले हमें प्रमाण मिले थे। जो आपका बागोर एरिया है, यहाँ पे हमें हड्डियों के अवशेष मिले, आग के चूल्हे के अवशेष मिले और घरों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल के। दमदमा जो आपका यूपी में है, यहाँ से मानव अस्थियां और चक्की के पत्थर होता है ना, ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये चीज़ यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो गई थी। कहाँ से? दमदमा यूपी से मिला, यहाँ से मानव अस्थियां मिली और हमें चक्की के पत्थर मिले हैं। जो आपका महदहा और दमदमा दोनों यूपी में है, यहाँ से मानव शवों के साथ शव के नीचे औजार भी मिले हैं, जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं। यह मृतक पूजा का संकेत देता है कि भाई जो लोग मर जाते अपने पूर्वजों को ये लोग पूजते थे। ये इस चीज़ का संकेत हमें कहाँ से मिलता है? महदहा यूपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? महदहा यूपी से हमें मिलता है कि मानव शवों के साथ औजार भी मिले हैं और जानवर की हड्डियां भी मिली हैं, जहाँ से हमें ये संकेत मिलता है कि ये लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे जैसे हम लोग करते हैं। लांगसई जो आपका लांगसई आंध्र प्रदेश है, यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हमें गड्ढे नुमा घर भी दिखाई देते हैं और एक और जगह मिलते हैं आपको, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, ब्रुजहोम में। इस चीज़ को याद रखना। मनुष्य अब स्थायी रूप से बसने लगा था, इसलिए गड्ढे नुमा घर मिले हैं, ठीक है। एक जगह और याद रखना, ब्रुजहोम, ब्रुजहोम से भी हमें गड्ढे नुमा घर मिले थे। ये कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। इस काल में मनुष्य ने नाव का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। देखो ग्रोथ हो गई ना, नाव का प्रयोग इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव ने भोजन संग्रह के साथ साथ उनका भंडारण भी शुरू कर दिया था कि भाई आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अगर जैसे एक टाइम पीरियड आता जिस टाइम आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो जो भंडारण का है वो हम खा सकते हैं। तो इतना इन्होंने, देखो IQ लेवल बढ़ता गया ना, जनरेशन टू जनरेशन, यही चीज़ होती है। इस काल में चित्रों में हमें क्या क्या मिला? भालू मिला, हिरन मिला, शेर मिला, जंगली सुअर, बंदर आदि कुछ पशु दिखाए गए हैं जो इन्होंने भीमबेटका की गुफा होगी या इनकी जो से वहाँ पे एक और जगह सिमिलर तमिलनाडु में आपको गुफा मिली है, वहाँ से जो एविडेंस मिले हैं वहाँ पे हमें इन टाइप के जानवरों के हमें चित्र देखने को मिले हैं। इस युग में चित्रकला के रंग प्राकृतिक खनिजों, गेरुआ होता है मिट्टी वाला, और चारकोल, यानी कि यहाँ पे चारकोल की भी शुरुआत हो चुकी थी। इस चीज़ को आप याद रखना, चारकोल से बनाए जाते थे। और वहाँ पे आपके कोयला हो गया। कोयला कहाँ से मिला? जब उनको आग का आविष्कार हुआ तभी कोयला मिला होगा, बट उनको उसका यूज़ करना नहीं आया, उन्होंने उसको घिस घिस के यूज़ किया है, बट उन्होंने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था। प्राकृतिक खनिज, गेरुआ और चारकोल से ये बनाते थे अपनी चित्रकला। मध्य पाषाण काल के लोग ध्वनि संकेतों और संकेत भाषा से संवाद करते थे, एज इट इज जैसे आपके पूरा पाषाण काल में थे। उस टाइम पे भी लोग संकेत करते थे, ये थोड़ी था कि वो गूंगे थे, उनको बोलना ही नहीं आता था। गूंगा भी बोलता है भाई, अपने संकेत तो देता ही है वो। कुछ स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिलने से संकेत मिलता है कि प्रजनन से जुड़ी पूजा प्रचलित थी, क्योंकि जन्म कौन दे सकती है? माँ दे सकती है। और माँ का दर्जा चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, हर किसी के कदमों में जन्नत होती है भाई। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें माँ और नहीं मिल सकती, पत्नी तो और भी मिल जाएगी, भाई पत्नी क्या फ्री में आई है? वो भी आपके बच्चों की माँ है। तो आपके बच्चों को तो वही एक माँ मिल सकती है, आपको दूसरी पत्नी मिल सकती है, लेकिन आपके बच्चों को तो वही माँ मिलेगी ना। तो रिस्पेक्ट योर वाइफ। फिर देखिए, अब देखिए मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और पूर्वजों की पूजा के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले? ये दोनों हमें मध्य पाषाण काल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बागोर से 3 अलग अलग सांस्कृतिक स्तर मिले हैं। कौन कौन सा? मध्य पाषाण भी, नव पाषाण भी और ताम्र पाषाण भी। पर बागोर से आपको पूरा पाषाण काल नहीं मिला है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि बागोर से हमें, डिडवाना से हमें पूरा पाषाण काल का मिला है। डिडवाना से
डिडवाना से हमें मिला है पूरा पाषाण काल। मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिमाग में बैठ जाए। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य। बट बागोर राजस्थान से हमें 3 मिले हैं जो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होते हैं। मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। देखिए पुरातत्व वाली साइड से आपको नव पाषाण भी और मध्य पाषाण भी दोनों साक्ष्य मिल सकते हैं। बट आपको जहाँ मध्य पाषाण काल आ गया, सिर्फ मध्य पाषाण काल से वो स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे आपको पुरातत्व वाले नहीं मिलेंगे। यानी कि पुरातत्व क्या, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो बागोर मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। मानव ने इस काल में जल स्रोतों के पास रहना पसंद किया, क्योंकि जल और शिकार सहज उपलब्ध हो जाते थे। क्यों? एक तो उनको भी पानी की सुविधा, जानवर भी पानी पीने आएंगे, जानवर पानी पीने आएंगे तो ये तभी मारेंगे भाई तीर कमान इनको देके। ठीक है, शिकार भी हो गया, साथ में आपको खुद को भी पानी मिल गया। मध्य पाषाण काल के अंत में बीज बोना, इस चीज़ को याद रखना, और फसल उगाना प्रारंभ हो चुका था। इस काल में सामूहिकता, कार्य विभाजन और प्रारंभिक सामाजिक संरचना का जन्म हुआ। अब आपको आ जाए सामूहिक कार्य विभाजन, प्रारंभिक सामाजिक संरचना का जन्म किस उसमें हुआ, या कार्य विभाजिकता, सामूहिकता किसका हुआ? ये लोग भी सरदार बनाने स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने भी। कहाँ से हुआ? मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की भूमिका वही सेम भोजन संग्रहण, बीज एकत्र करने में और प्राथमिक खेती में थी। मध्य पाषाण काल को प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन का युग बोला गया है। और शिकार पे आधार का जीवन कौन सा था? पुरातत्व काल का था। और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन मध्य पाषाण काल को बोला गया था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन का युग किसको बोला गया? मध्य पाषाण काल को बोला गया। जैसे देखो आपका जो बागोर है, यहाँ पे हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं? पशुपालन, आग के चूल्हे और घरों के प्रमाण मिले हैं। और जो राजस्थान में एक और जगह है स्वरूपकुंडी, स्वरूपकुंडी, पंकुंडी बोल रही हूँ मैं भी, क्या बोलो इसको? स्वरूपकुंड या स्वरूपकुंडी। मवेशियों की हड्डियाँ और कंकाल मिले हैं। ठीक है, मवेशियों की हड्डियाँ और कंकाल मिले, और एक गाँव भी बसा हुआ है भाई। दमदमा जो आपका यूपी में, यहाँ से मानव अस्थियाँ, औजार और मृतक के साथ वस्तुएं मिली हैं। महदहा में आपको क्या मिला है कि भाई ये लोग ना अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। ठीक है, शवदान परंपरा, भोजन के साथ शव दफनाने का प्रमाण, जैसे औजार रख देते थे उनके उसके साथ, और भाई जानवरों की हड्डियाँ मिली है शवों के साथ। ठीक है भाई। और जो आपकी सराय नदी घाटी है यूपी में, यहाँ पे हमें सूक्ष्म औजार और अस्थायी बस्तियाँ मिली हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश जो आपका भीमबेटका है, यहाँ से गुफा चित्रकला, शिकार दृश्यों का चित्रण मिला है। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ यहाँ से हमें, ये भी आपका एमपी में है, नर्मदा घाटी के बिल्कुल तट पे है। ठीक है, नर्मदा घाटी के तट पे है भाई, ये नर्मदा नदी घाटी में है ये। गुफा चित्रें, स्थायी जीवन के संकेत हमें सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। लंगसई जो आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे गड्ढे नुमा झोपड़ियाँ मिली हैं। शिकार और मछली पकड़ने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के प्रमाण और गड्ढे नुमा झोपड़ियाँ प्लस गड्ढे नुमा घर आपको ब्रुज होम में भी देखने को मिलेंगे। तेरी सूक्ष्म औजार और जीवाश्म। लांगनाच, लांगनाच आपका कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। यहाँ से हमें मानव कंकाल मिले हैं, जानवरों की हड्डियाँ और औजार मिले हैं। भाई देखो ये बिल्कुल मैं करंट का भी डाटा साथ में लेके आ रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ की खोज टाइम टू टाइम चलती रहती है, तो हमें अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, अब हम ये चले जाएं कि नर्मदा घाटी से मानव कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था, खोपड़ी मिली थी, ये मिली थी। बाई चांस उसने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि ना मछली के साक्ष्य, मछली पकड़ने के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आप लोग क्या कहोगे? हमें तो पता नहीं कहाँ से मिले। हम क्या कहेंगे? भाई लंगसई से मिले। अब हमें पता चल चुका है। जो आपका लांगनाच गुजरात के अंदर है, यहाँ पे मानव कंकाल, जानवरों की हड्डियाँ और औजार मिले हैं। जो आपका चिरांद बिहार है, देखो सोन घाटी, सोन घाटी कहाँ कहाँ है? सोन घाटी है आपकी बिहार और जो आपका एमपी है इसके बीच में बनती है, इसकी बाउंड्री में बनती है। यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपका जो चिरांद है, यहाँ से हमें मिले हैं भाई मिट्टी के बर्तन और नव पाषाण के संक्रमण के प्रमाण। यानी कि चिरांद में हमें कुछ कुछ चीज़ मिली है कि भाई नव पाषाण काल की स्टार्टिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। कहते हैं ना एक लास्ट
काल पीरियड, एक लास्ट का पीरियड आता है जिसमें एक चीज का अंत होता है, दूसरी चीज की स्टार्टिंग होती है। हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे नवपाषाण काल। उससे पहले देखो इन जो ये हमें स्थान मिले हैं, यहाँ पे आपके माइक्रोलिथ्स यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म औजार, आग का प्रयोग, प्रारंभिक पशुपालन और मृतक संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। अधिकांश स्थल नदी घाटियाँ, झीलों के किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थित है। जैसे आपका ब्रूज होम वाला है, मैं बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो इसमें शायद मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। इस स्थल पर पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी के रूप में ये माना जाता है। नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के बीच में क्या आ गया? मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये था आपका मध्य पाषाण काल। इससे नेक्स्ट करेंगे हम नवपाषाण काल, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स भी याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट। चलो भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।